दोस्तों WBC डिसऑर्डर के प्रीवियस वीडियो में हमने हेमेटोपोइसिस स्पेशली ल्यूकोपोइसिस की बात की थी। हेमेटोपोइसिस के लिए सेल्स और सिग्नल्स की ज़रूरत होती है। सेल्स में सबसे पहले हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स आते हैं जो कि प्लूरिपोटेंसी और सेल्फ रिन्यूअल के लिए जाने जाते हैं। हमने ये भी देखा कि सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी बाद वाले सेल्स जैसे लेट प्रोजेनिटर सेल्स खत्म हो जाती है, लेकिन प्रोलिफरेशन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है। शुरू में स्टेम सेल्स पर लिनिएज इंडिपेंडेंट ग्रोथ फैक्टर्स जैसे स्टेम सेल फैक्टर के रिसेप्टर होते हैं, लेकिन लेट प्रोजेनिटर्स और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर लिनिएज स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर्स जैसे एरिथ्रोपोइटीन, थ्रोम्बोपोइटीन, GCSF के रिसेप्टर्स होते हैं। डिफरेंशिएशन के साथ सेल्स पर लिनिएज स्पेसिफिक मार्कर्स भी अपीयर होते हैं जिससे इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में WBC डिसऑर्डर चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें मैच्योरिंग सेल्स जिसे प्रिकर्सर सेल्स भी कहते हैं और मैच्योर्ड सेल्स जो सर्कुलेशन में मिलते हैं के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखेंगे जिससे इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। ल्यूकोसाइट्स को गैनलोसाइट और एगैनलोसाइट में कैटेगराइज करते हैं। गैनलोसाइट में न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स को रखा जाता है क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में स्पेसिफिक गैनूल्स मिलते हैं। एगैनलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स जैसे सेल्स आते हैं। हालांकि इन्हें एगैनलोसाइट कहा जाता है, लेकिन इनके साइटोप्लाज्म में भी प्राइमरी और नॉन स्पेसिफिक गैनूल्स मिलते हैं। यानी गैनलोसाइट और एगैनलोसाइट का कैटेगराइजेशन मेनली स्पेसिफिक गैनूल्स के प्रेजेंस से होता है। प्राइमरी गैनूल्स जिसे एजुरोफिलिक और नॉन स्पेसिफिक गैनूल्स भी कहा जाता है, स्पेसिफिकली प्रोमाइलोसाइट में बनते हैं और ये एसिड हाइड्रोलेजेज, माइलोपेरोक्सिडेज इत्यादि होते हैं। बाद में माइलोसाइट में स्पेसिफिक गैनूल्स बनते हैं जो न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल के लिए अलग और स्पेसिफिक होते हैं। मैच्योर सेल्स में मेनली सेकेंडरी गैनूल्स मिलते हैं और प्राइमरी गैनूल्स कम नंबर में होते हैं। डिफरेंट गैनलोसाइट के स्पेसिफिक और सेकेंडरी गैनूल्स क्या होते हैं, आगे पार्टिकुलर गैनलोसाइट्स के डिस्कशन में देखेंगे। रिकॉग्निजिबल प्रिकर्सर सेल्स डिफरेंट ब्लास्ट सेल से शुरू होते हैं। इससे पहले के सेल्स जैसे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इत्यादि मॉर्फोलॉजिकली रिकॉग्निजिबल नहीं होते हैं और ये लार्ज लिम्फोसाइट की तरह दिखते हैं। माइलोब्लास्ट मैच्योर सेल से बड़े लगभग 12 to 20 माइक्रोन साइज के होते हैं, जिनमें ज़्यादातर राउंड न्यूक्लियस रहते हैं। न्यूक्लियस में सेवरल 2 to 5 तक के नंबर में न्यूक्लियाई मौजूद हो सकते हैं। क्रोमेटिन फाइन और डिफ्यूज यानी यूक्रोमेटिन टाइप होते हैं। साइटोप्लाज्म स्केंटी और मॉडरेटली बेसोफिलिक रहते हैं। क्योंकि ये प्रिकर्सर सेल्स हैं, इसलिए पेरिफेरल ब्लड में नहीं मिलते हैं, पर बोन मैरो में भी बहुत कम नंबर में यानी 2% तक ही मिलते हैं। कभी कभी एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में माइलोइड ब्लास्ट सेल में रॉड की तरह के क्रिस्टलाइन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन मिलते हैं जो एबनॉर्मल फ्यूज्ड एजोरोफिलिक गैनूल्स होते हैं और इन्हें और रॉड कहा जाता है। ये AML में माइलोब्लास्ट की पहचान के लिए हॉलमार्क फीचर्स माने जाते हैं। माइलोब्लास्ट कुछ डिवीजन यानी माइटोसिस करते हैं और फिर प्रोमाइलोसाइट में डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। प्रोमाइलोसाइट साइज में ब्लास्ट से थोड़े बड़े, लगभग 15 से 25 माइक्रोन के आसपास होते हैं। न्यूक्लियस राउंड या ओवल होते हैं। क्रोमेटिन पैटर्न अभी भी फाइन ही होते हैं, लेकिन ब्लास्ट के मुकाबले थोड़े कोर्स दिखते हैं। न्यूक्लियाई ब्लास्ट से कम संख्या में मिलते हैं। डिफ्रेंशिएशन के साथ न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो ग्रेजुअली कम होते जाते हैं। इस स्टेज में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्पेशल प्रोटीन्स यानी प्राइमरी गैनूल्स प्रोड्यूस करते हैं जो सभी गैनलोसाइट में सिमिलर होते हैं, इसलिए इन्हें नॉन स्पेसिफिक गैनूल्स भी कहा जाता है। ब्लास्ट की तरह प्रोमाइलोसाइट भी पेरिफेरल ब्लड में नॉर्मली नहीं मिलते हैं, लेकिन बोन मैरो में भी ये सिर्फ 2 से 5% तक ही होते हैं। प्रोमाइलोसाइट से माइलोसाइट बनते हैं। सही मायने में डिफ्रेंशिएशन की पहली झलक माइलोसाइट से मिलती है, क्योंकि इस वक्त गोल्जी एक्टिविटी चेंज होने से सेकेंडरी और स्पेसिफिक गैनूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो तीनों गैनलोसाइट के लिए अलग होते हैं, जिससे आगे जाकर फाइनली कौन से गैनलोसाइट्स बनने वाले हैं पता चलने लगता है। माइलोसाइट की साइज प्रोमाइलोसाइट से थोड़े छोटे 12 to 18 माइक्रोन के आसपास होते हैं। न्यूक्लियस राउंड टू ओवल और स्लाइटली एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड होते हैं। क्रोमेटिन कोर्स और कंडेंस्ड हो जाते हैं और न्यूक्लियाई भी विजिबल नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक और प्रोमाइलोसाइट से थोड़े ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ग्रैन्यूल्स मिलते हैं।
बोन मैरो में माइलोसाइट 5 से 19% के बीच रहते हैं। डिवीजन यानी माइटोसिस की कैपेसिटी माइलोसाइट तक ही रहती है और उसके बाद वाले सेल्स सिर्फ डिफ्रेंशिएट करते हैं। माइलोसाइट डिफ्रेंशिएशन से मेटामाइलोसाइट्स बनते हैं। इनकी साइज़ पहले सेल्स के मुकाबले छोटी, लगभग 10 टू 15 माइक्रोन होती है। न्यूक्लियस अब इंडेंटेड दिखने लगते हैं, लेकिन अगर हम एक हाइपोथेटिकल राउंड न्यूक्लियस कंसीडर करें तो इंडेंटेशन 50% से कम होती है। क्रोमेटिन अब क्लम्प्ड दिखते हैं और न्यूक्लियाई विजिबल नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक की बजाय अब थोड़े पेल, पिंक या कलरलेस की तरह दिखते हैं। प्राइमरी ग्रैन्यूल्स कम हो जाते हैं और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो हर स्टेज के साथ कम होती जाती है, जो यहाँ भी दिखती है। मेटामाइलोसाइट भी आमतौर पर पेरिफेरल ब्लड में नहीं मिलते हैं और बोन मैरो में इनकी संख्या 13% से लेकर 20% तक होती है। मैचुरेशन कंप्लीट करने से पहले मेटामाइलोसाइट एक इंटरमीडिएट स्टेज से गुजरते हैं, जहाँ पे न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो जाते हैं लेकिन पोलीमॉर्फिक नहीं होते हैं, यानी लोब में पूरी तरह से नहीं बढ़ते हैं। इन्हें बैंड या स्टैफ फॉर्म कहा जाता है और इनकी साइज लगभग मैच्योर सेल्स के बराबर होती है। न्यूक्लियस इंडेंटेड दिखते हैं, जो हाइपोथेटिकल राउंड न्यूक्लियस के विड्थ के 50% से ज़्यादा होते हैं। क्रोमेटिन कोर्स और क्लम्प्ड दिखते हैं और साइटोप्लाज्म मॉडरेट अमाउंट में और पेल ब्लू टू पिंक कलर के होते हैं। इस स्टेज से सेल्स पेरिफेरल ब्लड में कुछ हद तक मिलने लगते हैं और आमतौर पर न्यूट्रोफिल्स के 5% तक मिलते हैं, जो इन्फेक्शन की कंडीशन में बढ़ सकते हैं। मैच्योर गैंडोसाइट की मॉर्फोलॉजी से पहले अभी तक के न्यूट्रोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, बैंड फॉर्म पर हुए डिस्कशन को समराइज करें तो पाएंगे कि डिफ्रेंशिएशन के दौरान साइज ग्रेजुअली घटते जाते हैं। सिर्फ प्रोमाइलोसाइट माइलोब्लास्ट से बड़े साइज के होते हैं, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली सेल्स का साइज घटता जाता है। न्यूक्लियस की भी साइज घटती जाती है और वो राउंड से ओवल से इंडेंटेड होते जाते हैं। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी घटती है, यानी साइटोप्लाज्म का अमाउंट ग्रेजुअली बढ़ता है। क्रोमेटिन जो शुरू में ओपन, फाइन, डिफ्यूज पैटर्न के होते हैं, डिफ्रेंशिएशन के साथ धीरे धीरे कोर्स और कंडेंस होते जाते हैं और न्यूक्लियाई जो शुरू में प्रोमिनेंट विजिबल होते हैं, क्रोमेटिन कंडेंसेशन के साथ साथ उनके नंबर और विजिबिलिटी घटती जाती है। सिर्फ प्रोमाइलोसाइट में प्राइमरी ग्रैन्यूल्स बनते हैं और माइलोसाइट से सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स बनने लगते हैं। इसलिए आने वाले सेल्स में प्राइमरी ग्रैन्यूल्स की संख्या कम और सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। अभी तक हमने प्रिकर्सर या मैच्योरिंग सेल्स की मॉर्फोलॉजी को देखा। अब आगे आने वाले स्लाइड्स में मैच्योर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स की मॉर्फोलॉजी यानी उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रोफिल्स के न्यूक्लियस सेगमेंटेड यानी आमतौर पर 2 से 5 लोब्स में बटे होते हैं और क्रोमेटिन कोर्स और क्लम्प्ड होते हैं। न्यूट्रोफिल की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट सेल्स में लोब्स की संख्या अलग होने से डिफरेंट होती है, इसलिए इन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर यानी PMNS भी कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में फाइन और डिस्पर्स्ड ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो स्टेन करने पे कुछ ग्रैन्यूल्स इस्नोफिलिक और कुछ ग्रैन्यूल्स बेसोफिलिक स्टेन पकड़ते हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रल कहा जाता है। प्राइमरी ग्रैन्यूल्स में MPO, डिफेंसिन्स, हाइड्रोलेजेज, इलास्टेजेज इत्यादि होते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स में लैक्टोफेरिन, NDPH ऑक्सीडेज, हिस्टामिनेज और बहुत सारे बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक मॉलिक्यूल रहते हैं। न्यूट्रोफिल बोन मैरो में भी रिजर्वायर के तौर पर रहते हैं और पेरिफेरल ब्लड में आमतौर पर टोटल WBC के 40 टू 75% तक होते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट और न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स के 5 माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल बनने तक लगभग 11 दिन का वक्त लगता है। न्यूट्रोफिल मेनली एक्यूट इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करते हैं। इस्नोफिल बनने में भी न्यूट्रोफिल की तरह ही माइलोब्लास्ट से प्रोमाइलोसाइट और फिर इस्नोफिलिक माइलोसाइट बनते हैं। इस्नोफिल्स न्यूट्रोफिल से थोड़े बड़े, लगभग 15 माइक्रोन साइज के होते हैं और इनके न्यूक्लियस यूजुअली बाइलोब्ड होते हैं। इस्नोफिल के साइटोप्लाज्म में कोर्स कॉम्पैक्ट ग्रैन्यूल्स होते हैं। सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स के तौर पर मेजर बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, जो इयोसिन से एफिनिटी रखते हैं और स्टेनिंग पर ब्राइट ऑरेंज रेड कलर के दिखते हैं। आमतौर पर पेरिफेरल ब्लड में इस्नोफिल
5% तक नॉर्मल माने जाते हैं। इसिनोफिल्स के ग्रैन्यूल्स पैरासाइट के लिए टॉक्सिक होते हैं, इसलिए पैरासाइटिक इन्फेस्टेशंस और एलर्जिक कंडीशन में यूसिनोफिलिया मिलता है। बेसोफिल भी दूसरे गैंग्लियोसाइट्स की तरह ही बनते हैं और इसके साइज़ 9 to 12 माइक्रोन और न्यूक्लियस यूजुअली बाइलोब्ड होते हैं। सबसे कैरेक्टरिस्टिक इसमें कोर्स पर्पल ब्लैक कलर ग्रैन्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियस को भी ओवरलैप करते हैं। बेसोफिल के ग्रैन्यूल्स में हिस्टामीन और हेपेरिन होते हैं। बेसोफिल पेरिफेरल ब्लड में बहुत कम नंबर 1% से भी कम मिलते हैं। चूँकि इनके सरफेस पर आईजीई एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए ये मास्ट सेल्स के साथ मिलकर एलर्जी और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल और डेंड्राइटिक सेल्स के न्यूक्लियस लोब में नहीं बंटते हैं बल्कि सिंगल होते हैं, इसलिए इन्हें मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी कहा जाता है। लिम्फोसाइट ब्रॉडली 3 टाइप्स के होते हैं: बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। लिम्फोसाइट बोन मैरो, पेरिफेरल ब्लड और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जैसे लिम्फ नोड्स, स्प्लीन में रहते हैं। बी लिम्फोसाइट पेरिफेरल ब्लड में टोटल लिम्फोसाइट्स के 10 से 20% होते हैं। लिम्फ नोड में ये सुपरफिशियल कॉर्टेक्स के प्राइमरी लिम्फोइड फोल्किल्स और जर्मिनल सेंटर में और स्प्लीन के फोल्किल्स में मेनली रहते हैं। सर्कुलेटरी लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट का हिस्सा 60 से 70% होता है। ये बोन मैरो से निकलकर थाइमस में फर्दर डिफ्रेंशिएशन के लिए जाते हैं, जहाँ पे ये CD4 और CD8 मार्कर्स गेन करते हैं। लिम्फ नोड में ये पैराकॉर्टिकल एरिया और स्प्लीन के पेरी आर्टेरियोलर लिम्फोइड सीथ में मेनली पाए जाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट की तरह दिखते हैं, जो कुल लिम्फोसाइट्स का 10 to 15% होते हैं। लिम्फ नोड में ये साइनस में प्लेस्ड होते हैं। ये इन्नेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं, यानी प्रायर सेंसिटाइजेशन के बिना वायरल इन्फेक्टेड सेल्स और कुछ न्यूप्लास्टिक सेल्स को डायरेक्टली किल करते हैं। बोन मैरो में कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर से लिम्फोब्लास्ट बनते हैं। लिम्फोब्लास्ट माइलोब्लास्ट की तरह बड़े साइज के सेल्स होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं और साइटोप्लाज्म पेल ब्लू और स्कैंटी होते हैं, जो न्यूक्लियस के अराउंड थिन रिम की तरह दिखते हैं। माइलोब्लास्ट के मुकाबले न्यूक्लियाई कम नंबर में, जो यूजुअली 1 से 2 होते हैं। क्रोमैटिन भी माइलोब्लास्ट के मुकाबले ज़्यादा कोर्स होते हैं। सामने स्क्रीन पर माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट के डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स को देखा जा सकता है, जो कि एक्यूट ल्यूकेमिया के टाइप को जानने में मदद करते हैं। लिम्फोसाइट को साइज के बेसिस पे लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट में बांटा जाता है। लार्ज लिम्फोसाइट बड़े 10 to 15 माइक्रोन साइज के होते हैं, जिनमें सेंट्रल या एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड न्यूक्लियस रहते हैं और साइटोप्लाज्म क्लियर पेल ब्लू कलर और कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। स्मॉल लिम्फोसाइट, जैसा कि नाम से जाहिर है, छोटे 7 to 9 माइक्रोन साइज के सेल्स होते हैं, जिनके न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी के साइज के होते हैं और इनके क्रोमैटिन कोर्स होते हैं। कुछ सेल्स लार्ज लिम्फोसाइट की तरह होते हैं, लेकिन उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स दिखते हैं, जो पेरिफेरल ब्लड में नेचुरल किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू में ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट के प्रोजेनेटर्स कॉमन होते हैं। मोनोसाइट के रिकॉग्निजेबल प्रिकर्सर्स मोनोब्लास्ट से शुरू होते हैं। मोनोब्लास्ट कमिटेड प्रोजेनेटर सेल्स हैं, जो वर्चुअली माइलोब्लास्ट की तरह ही दिखते हैं, पर ये थोड़े बड़े राउंड टू ओवल न्यूक्लियस वाले और इनमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा होते हैं। क्रोमैटिन पैटर्न फाइन होते हैं और न्यूक्लियाई भी दिख सकते हैं। प्रोमोनोसाइट 18 माइक्रोन साइज के लार्ज सेल होते हैं, जिसमें स्लाइटली इंडेंटेड, कन्वोल्यूटेड और फोल्डेड न्यूक्लियस और क्रोमैटिन लैसी पैटर्न में दिखते हैं। साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होते हैं। प्रोमोनोसाइट मोनोसाइट में डेवलप करने के प्रोसेस में 2 बार डिवाइड करते हैं। मोनोसाइट सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स में सबसे बड़े साइज के लगभग 15 to 20 माइक्रोन्स के होते हैं। इनमें इंडेंटेड, किडनी और इरेगुलर शेप के न्यूक्लियस, जिनमें क्रोमैटिन पैटर्न फाइन रेटिकुलर दिखते हैं, रहते हैं। साइटोप्लाज्म एबंडेंट होते हैं, जो ब्लू ग्रे और ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दिखाते हैं। मोनोसाइट को उसके फेगोसाइटिक फंक्शन के लिए जाना जाता है।
साथ ही मोनोसाइट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर भी काम करते हैं और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस वगैरह में बहुत सारे साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस करते हैं। मैच्योर मोनोसाइट करीब 8 घंटे के लिए सर्कुलेशन में रहते हैं और फिर ये टिश्यू में इंटर कर जाते हैं, जहाँ इन्हें मैक्रोफेज कहा जाता है और वहाँ पर वो कई महीनों तक फंक्शन करते रहते हैं। मोनोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट के पहचान में डिफ़िकल्टी हो सकती है, जिसे कुछ पॉइंट को कंसीडर कर डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जैसे साइज़, क्रोमैटिन पैटर्न और न्यूक्लियोलाई का प्रेजेंस और एब्सेंस। लार्ज लिम्फोसाइट लार्ज तो होते हैं, पर मोनोसाइट के मुकाबले छोटे रहते हैं। क्रोमैटिन पैटर्न लार्ज लिम्फोसाइट में कंडेंस्ड होते हैं, मोनोसाइट में न्यूक्लियोलाई और साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स दिख सकते हैं। कुछ वायरल इन्फेक्शंस में इम्यून स्टिमुलेशन से सर्कुलेशन में लार्ज एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स दिखते हैं। इन्हें डिफरेंट नाम से जाना जाता है, जैसे एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स, वेरिएंट लिम्फोसाइट्स और कभी-कभी इन्हें इम्यूनोसाइट्स और वायरोसाइट्स भी कहा जाता है। रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स नॉर्मल लिम्फोसाइट के मुकाबले बड़े साइज के होते हैं और इनके साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक और न्यूक्लियस मोनोसाइट की तरह इर्रेगुलर होते हैं। लिम्फोइड लिकोमॉइड रिएक्शन में, जो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस की वजह से हो सकता है, काफ़ी नंबर में रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। अक्सर रिएक्टिव लिम्फोसाइट और मोनोसाइट को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है, खासकर ज़्यादा रिएक्टिव लिम्फोसाइट मौजूद होने की सूरत में। सामने स्क्रीन पे रिएक्टिव लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के फीचर को देख सकते हैं, जिन्हें सेफ, साइज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाई, क्रोमैटिन, साइटोप्लाज्म, ग्रैन्यूल्स और वैक्यूल्स के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। सेफ, साइज और न्यूक्लियस दोनों में लगभग एक जैसे दिखते हैं, लेकिन रिएक्टिव लिम्फोसाइट के साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग आरबीसी इंडेंटेड कर देते हैं, जो बेलिना स्कर्ट अपीयरेंस दिखाते हैं। रिएक्टिव लिम्फोसाइट में मोनोसाइट के मुकाबले न्यूक्लियोलाई प्रोमिनेंट हो सकते हैं, साथ ही साइटोप्लाज्म पेल ब्लू से लेकर डीपली बेसोफिलिक होते हैं और प्रोमिनेंट एजोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी मिलते हैं। मोनोसाइट ग्राउंड ग्लास साइटोप्लाज्म और वैक्यूल से पहचाने जा सकते हैं। मैच्योर ल्यूकोसाइट्स को आइडेंटिफाई करने में साइज, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स मदद करते हैं। साइज का रोल मेनली लार्ज और स्मॉल लिम्फोसाइट मोनोसाइट की पहचान में होता है। मोनोसाइट्स इनमें सबसे बड़े सेल हैं। साइज को आरबीसी से कंपेयर करते हैं, जो कि 7 to 8 माइक्रोन के आसपास होते हैं। न्यूक्लियर कैरेक्टर को अगर देखें तो गैंग्लोसाइट्स के न्यूक्लियस लोब में बटे होते हैं, जबकि एगैंग्लोसाइट्स में न्यूक्लियस सिंगल और बड़े होते हैं। न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस यूजुअली 3 से 5 लोब में बटे होते हैं, जबकि इस्नोफिल और बेसोफिल के बाइलोब्ड होते हैं। गैंग्लोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद ग्रैन्यूल्स के साइज, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ इन्हें डिफ्रेंशिएट करने में मदद करते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल के ग्रैन्यूल्स फाइन और डिस्पर्स्ड होते हैं। स्टेन करने पर कुछ ग्रैन्यूल्स एसिडिक और कुछ बेसिक स्टेन पकड़ते हैं, इसलिए इसे न्यूट्रल या एम्पोफिलिक भी कहा जाता है। इस्नोफिल के ग्रैन्यूल्स कोर्स और कॉम्पैक्ट होते हैं और एसिडिक स्टेन पकड़ते हैं, जिसकी वजह से ये ब्राइट रेड और ऑरेंज दिखते हैं। बेसोफिल के ग्रैन्यूल्स साइज के हिसाब से काफ़ी कोर्स होते हैं, जो न्यूक्लियस पे भी ओवरलैप करते हैं। स्टेनिंग में ये बेसिक स्टेन से स्टेन होते हैं, इसलिए डीप पर्पल कलर के दिखते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में सेल्स देखते हैं और पाते हैं कि न्यूक्लियस लोब में बटे हुए हैं और साइटोप्लाज्म में फाइन ग्रैन्यूल्स हैं, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो न्यूट्रोफिल होंगे। लेकिन अगर क्लियरली कोर्स ऑरेंज रेड के ग्रैन्यूल्स हैं, तभी ये इस्नोफिल कहे जाएंगे। अगर सेल में सिंगल लार्ज न्यूक्लियस हैं, तो ये मोनोसाइट या लिम्फोसाइट होंगे। जब तक प्रोमिनेंटली न्यूक्लियस इंडेंटेड किडनी शेप नहीं हो, तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये सेल लिम्फोसाइट होंगे, जो साइज के बेसिस पे लार्ज या स्मॉल हो सकते हैं। WBC को मेजर करने के लिए टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट और एब्सोल्यूट काउंट टर्म यूज़ किए जाते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में WBC नंबर को पर क्यूबिक एमएम या माइक्रोलीटर यानी सर्टेन वॉल्यूम में काउंट किया जाता है। डिफरेंशियल काउंट में डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स को परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, जबकि एब्सोल्यूट काउंट में टोटल ल्यूकोसाइट की बजाय इंडिविजुअल ल्यूकोसाइट्स को पर क्यूबिक एमएम में बताया जाता है, जो उस WBC के क्वांटिटेटिव असेसमेंट का बेटर आइडिया देते हैं। हेमोपोएटिक सेल्स पर स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसे लिनिएज स्पेसिफिक मार्कर भी कहते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। इन्हें स्पेसिफिक एंटीबॉडी अप्लाई कर डिटेक्ट किया जा सकता है। जहां मॉर्फोलॉजिकली सेल को पहचानना मुश्किल हो, वहां इनसे पहचान में मदद मिलती है, जिससे लिम्फोमा और ल्यूकेमिया इत्यादि में उसके डायग्नोसिस और टाइपिंग में मदद मिलती है।
प्राइमरी टी सेल एसोसिएटेड मार्कर्स में CD3, CD4, CD5, CD8 आते हैं। इसी तरह से बी सेल एसोसिएटेड एंटीजेंस में CD10, CD19, CD20, CD21 वगैरह होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स CD16 और 56 से पहचाने जाते हैं। स्टेम सेल्स में CD34 एंटीजेंस होते हैं। CD45 को ल्यूकोसाइट कॉमन एंटीजन कहा जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सली हर तरह के ल्यूकोसाइट्स पे मिलते हैं। माइलोब्लास्ट पर CD13, CD117, CD33 होते हैं। उसी तरह से लिम्फोब्लास्ट पर TDT मार्कर्स होते हैं। माइलोइड CD33 MPO मार्कर से पहचाने जाते हैं। उसी तरह से मोनोसाइट, इरिथ्रॉइड, मेगाकैरियोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स के एंटीजन डिजिग्नेशन को देखा जा सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। WBC के रिएक्टिव वजह से हुए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर्स को ऑलरेडी पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन पार्ट 2 में WBC रिलेटेड पैरामीटर वाले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आए बटन पर क्लिक कर या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में ल्यूकोसाइट के नियोप्लास्टिक प्रोलिफरेशन पर बात करेंगे।